जस्ट ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने वसंत भाग 1 से पार्ट 3 नादान दोस्त लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। जैसा इसमें दे रखा है नादान दोस्त, तो यहाँ दो बच्चों की नादानी के ऊपर ही इस कहानी को लिखा गया है। इस भाग में, इस वीडियो में मैं आपके सामने इसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हमारी शुरुआत शब्दार्थ। कठिन शब्द कुछ इस प्रकार से हैं। कार्निस। कार्निस का मतलब होता है दीवार के ऊपर के आगे जो भाग निकला होता है उसे हम कार्निस कहते हैं। पेचीदा। पेचीदा यानी मुश्किल। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। अधीन। अधीर यानी जिसमें धैर्य ना हो या फिर उतावलापन। प्रस्ताव, झुका। आंख बचाकर, नजरों से बचकर। अधेड़ बुन, उधेड़ बुन, सोच विचार। हिकमत, उपाय या युक्ति। चीथड़े, फटे हुए पुराने कपड़े। चेहरे का रंग उड़ जाना, घबरा जाना, ये मुहावरा है। भीगी बिल्ली बनना, डरा हुआ। सोटी, डंडा या छड़ी। आगे दे रखा है गद्यांश संबंधित कुछ प्रश्न है जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? यह कहानी हमें संदेश देती है कि हमें जीव जंतुओं के जीवन में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे वे दुखी होते हैं। जैसे केशव ने चिड़िया के अंडे छेड़ दिए तो वे गंदे हो गए, जिन्हें चिड़िया ने सेया नहीं। सेया यानी उसे गर्म नहीं किया, उसके टेम्परेचर उसको नहीं दिया। सेकंड क्वेश्चन है, कौन और क्यों कार्निस के सामने पहुंच जाते हैं? क्वेश्चन का आंसर है, केशव और उसकी बहन श्यामा कार्निस पर पड़े अंडे को देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिफाजत के जोर में सत्यानाश करना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है रक्षा करते करते हत्या कर देना। केशव कई दिनों तक कौन सी बात भूल ना पाया? केशव अपनी गलती के कारण चिड़िया के अंडे टूट जाने की बात भूल ना पाया। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके जो पुस्तक में दिए हुए क्वेश्चन है, पुस्तक अभ्यास के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं। प्रश्न नंबर 1, ये वन क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन है ये दो भागों में है, इसलिए मैंने दोनों के आंसर अलग अलग करके लिखे हैं। है एक ही क्वेश्चन पर इसके ये दो भाग है। कैसे है? केशव और श्यामा के मन में अंडे को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसीलिए अंडे को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे कि अंडे किस रंग के होते हैं, उससे बच्चे कैसे निकलते हैं, वे क्या खाते हैं। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और अपना अनुमान वो लगा रहे थे। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडों के बारे में दोनों आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? केशव और श्यामा की माता जी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। इन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था, इसीलिए वे स्वयं ही एक दूसरे से सवाल का जवाब देकर तसल्ली ले लिया करते थे। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। ये दे रखा है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडे को देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित 3 बातों का ध्यान रखा। उन्होंने अंडों के नीचे कपड़े के चिथड़े बिछाए जिसमें उन्हें आरामदायक घोंसले दिए जा सके। उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी जिससे कि उन्हें धूप से बचाया जा सके। उन्होंने दाना पानी के लिए चावल के दाने या प्याली का इंतजाम किया जिससे कि माता पिता कौन थे चिड़िया के? चिड़िया और जो चिड़ा थे वो घोंसले को छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर बाहर ना जाएं।
केशव और चिड़िया केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। केशव और श्यामा बच्चे थे जिन्होंने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे, परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं, जिसे चिड़िया दोबारा सेती नहीं है। उनकी इसी नादानी के कारण चिड़िया ने अंडों के घोंसलों से अंडों को घोंसलों से गिरा दिया। अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी से आगे। कहानी से आगे का प्रथम क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपका है, प्रश्न है, वो आपको खुद अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। इसी वजह से उस क्वेश्चन को हमने इसमें नहीं रखा है। और सेकंड क्वेश्चन जो आपका दे रखा है वो है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल गए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? आंसर है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडे की रक्षा के लिए टोकरी व दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए, परंतु जब उन दोनों को बिस्तर पर न पाकर माँ बाहर आ गईं तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि अगर माँ को पता चल जाता तो वे क्या कर तो वो उनकी पिटाई भी लगा सकती थी। इस डर के कारण उन्होंने अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो अपने बल से एक ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि यदि वे परिपक्व यानी समझदार होते तो ये नादानी नहीं करते। अभी क्वेश्चन दे रखा है भाषा की बात में कि श्यामा माँ से बोली, मैं अपनी मैं आपकी बातचीत सुन ली है मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। तो इसमें दे रखा है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए तथा अपनी आपकी का प्रयोग माँ के लिए किया गया है। अब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो। एक दिन दीपू और नीलू यमुना के तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उन्होंने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? तो इसके आंसर में क्या है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने आपका सर्वनाम है, उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है, तो उनकी सर्वनाम है। पास आकर उसने बड़ी दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं और उनसे, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो आप और मुझे ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जहां नाम के स्थान पर प्रयोग हो रहा है वही संज्ञा है। नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिसे इसमें और एक इसका ये जो दे रखा है सर्वनाम, ये इनका एक भाग है, एक रूप है, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी हमने 3 भागों में बांटे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी मैं, और मुझे यानी अपने लिए जो बोला जाता है वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी आप, जो सेकंड पर्सन होता है वो आपका मध्यम पुरुष होगा। और अन्य पुरुष वो जिसके बारे में बात की जा रही है, अन्य पुरुष उसे कहते हैं, और वो होता है थर्ड पर्सन।
तो मैं, आप और उन्होंने, वे, ऐसे शब्दों का जो प्रयोग होता है वे सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में आता है, जो कि इसमें आपसे पूछा जा चुका है। एक चीज की और मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है आपका, वो क्वेश्चन आपके इसमें बुक में अलग तरह से दे रखा है। बुक के अनुसार उस क्वेश्चन में दे रखा है कि बुक के अनुसार जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांग कर कार्निस पर क्यों रखे थे। ये क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, लेकिन मैंने मतलब क्वेश्चन मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी वजह से ये इस क्वेश्चन को मैंने इस तरह से लिखा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से दोहरा देती हूँ कि जो आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है वो ये तो या करके क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है आपका, केशव और श्यामा ने चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांग कर कार्निस पर क्यों रखा। ठीक, तो ये थोड़ा इस पे ध्यान देना कि उन्होंने कार्निस पर क्यों रखा, यह इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की बात हमारी चल रही थी, भाषा की बात का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़े बच्चे माल मसालादार, देखो तगड़े बच्चे ये एक अलग है, मसालादार सब्जी ये अलग उदाहरण आपके इसमें दे रखा है, और बड़ा अंडा ये अलग है। आप इसमें देखोगे बच्चे तगड़े, तगड़े यानी उसकी विशेषता है, सब्जी मसालेदार है ये उसकी विशेषता है, अंडा बड़ा है ये उसकी विशेषता है। और पहले हमारा आ चुका है कि जो शब्द संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। पहले भाग में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा परिमाणवाचक संज्ञा वो विशेषण था और संख्यावाचक विशेषण था, जिसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों हम पहले पार्ट में समझा चुके हैं। अभी नेक्स्ट वाले आपका दे रखा है गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण में होता है कि उसकी गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, वो जो आती है वो गुणवाचक विशेषण में आती है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बता रही है, इसीलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के बारे के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उससे वाक्य बनाओ। तो गुणवाचक विशेषण इधर दे रखा है और वाक्य प्रयोग हमने इस प्रकार से लिख रखे हैं, जैसे काला आदमी, वह काला आदमी काफी भयानक लगता है। सुंदर लड़की, वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी थी। छोटा बच्चा नटखट होता है। जंगली जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। आगे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, केशव ने झुंझलाकर कहा, केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, केशव घबरा कर उठा, केशव ने टोकरी को एक टहन से टिका कर रखा, कहा, श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो, ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रही हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसी हुई है। कर वाले शब्दों को क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि वे अक्सर क्रिया के ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का वाक्य में प्रयोग करो। आप इसमें ध्यान देना, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया वो होता है चलना, उठना, बैठना, बोलना, खाना, पीना, ये सब क्रिया विशेषण क्रिया है, और इनकी किस तरह से हम क्रियाओं को कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा क्रिया विशेषण। जैसे कहा, कैसे कहा, झुंझला कर कहा। बोला, कैसे बोला, रोनी सूरत बनाकर बोला, बनाकर, ठीक है। जैसे उठा, कैसे उठा, घबरा कर उठा, ये उसकी विशेषता है। कहा, जैसे टिका कर कहा, है ना। फिर कहा, जैसे गिड़गिड़ा कर कहा, तो कहने का ढंग जो बता रहे हैं वो सब आता है आपका रीति यानी ढंग।
ढंगवाची मतलब क्रिया विशेषण कहते हैं। अब झुंझलाकर हम अन्य शब्द इसके बना रहे हैं। झुंझलाकर, मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। बनाकर, राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। घबराकर, सुमन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। टिकाकर, सुमित ने डंडे को एक दीवार से टिकाकर रख दिया। गिड़गिड़ाकर, कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम उसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। ये दे रखा है इसमें, इससे बताने का तात्पर्य यह है कि अगर विराम चिन्हों का प्रयोग हम नहीं करेंगे तो वाक्य पढ़ने में और समझने में हमें कठिनाई होती है। जैसे उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या भूख लग आई, न अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा अपना नहीं। मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे तुझे तो केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दूंगा तो वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। अब इसका आंसर क्या दे रखा है, इसको हमें सही प्रकार से लिखना है। उसी समय एक खोपचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, कैसे बुलाया, खोमचे वाले। अब जो खोमचे वाला है ये आपका इसमें ब्रैकेट में उसमें कॉमास में आएगा। फिर इसके कहिए क्या दूं, भूख आई ना, पूर्णराम। अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है। फिर हमारा अल्पविराम, हमारा आपका नहीं। फिर यहाँ पर आपका ब्रैकेट जो आपका कॉमा चिन्ह है वो यहाँ पर बंद हो चुका है। अब ये कॉमास जो आ रहे हैं, मोटे राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है। पूर्णराम, चाहे तो महीने पड़े रहें और भूख न लगे। फिर पूर्णराम, मुझे केवल इसीलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। पूर्ण विराम, देखूं तो। फिर कोमाया क्योंकि रुके हैं, वहां क्या रेंग रहा है, क्वेश्चन मार्क, मुझे भय होता है। और इसके बाद आपका कोमास बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको शुद्धिकरण, इसका जो विराम चिन्ह थे उसके उपयोग के अनुसार लगा दिए हैं। कुछ करने के लिए, क्योंकि ये वैसे तो कुछ करने के लिए है लेकिन ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पत्र वगैरह आपके इसमें आते हैं। इसमें दे रखा है, गर्मियों या सर्दियों में जब तुम्हारी लंबी छुट्टी होती है तो तुम्हारा दिन कैसा बीतता है, अपनी बुआ या किसी और को एक पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय पत्र लिखकर बताओ। अब हम जब पत्र लिखते हैं तो पत्र में सबसे पहले अपना एड्रेस डालते हैं, तो यहाँ आप अपना पत्र में एड्रेस यानी पता डालोगे। मैंने इसको आबासा करके यहाँ पर संबोधित किया है। आगे दे रखा है, जो नेक्स्ट हमारा है वो होता है आपका डेट यानी दिनांक। फिर उसके बाद उनको सम्मान सहित जिनको हम लिख रहे हैं, अगर छोटे हैं तो प्रिय और बड़े हैं तो, क्योंकि यहाँ बुआ की बात करिए तो बुआ हमसे बड़ी होती हैं इसीलिए आदरणीय यूज किया है। इसके बाद सादर प्रणाम, क्योंकि हम जब भी किसी से मिलते हैं सबसे पहले प्रणाम ही होता है। इसके बाद दे रखा है, हम पहले अपनी कुशलता बताएंगे फिर उनकी कुशलता पूछते हैं कि वो ठीक है। यहाँ पर सब कुशल पूर्वक है और उम्मीद करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी गर्मी की छुट्टी चल रही है और मैंने सारा काम धीरे धीरे पूरा कर लिया है। अब हमारा कोई काम नहीं है, पूरे दिन टीवी देखना, खेलना व सोना, कभी कभी शाम को घूमने भी चली जाती हूँ, लेकिन आपकी बहुत याद आती है। आप यहाँ जल्दी आ जाओ, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप आओ
तो हमें बता देना, हम आपको स्टेशन पर लेने आ जाएंगे। अब मैं अपने पत्र को विराम देती हूँ। आगे की बात मिलने पर करेंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार कहना। आपकी प्रिय भतीजी। देन आपने यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है कि आपका क्या नाम है। मैंने इसमें क ख ग करके डाला है। इस प्रकार से आपका ये पत्र कंप्लीट होता है और इस पत्र में आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने तो एक आपको फॉर्मेट बताया है, एक तरीका बताया है कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है। आगे के लिए जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है चांद से थोड़ी सी गप्पे। और पाठ, ये आपका पाठ 4 है जो शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ये एक कविता बहुत अच्छी है जिसमें उन्होंने एक छोटी सी बच्ची के द्वारा एक कविता की रचना की है। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।